हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग अपनी सतीश चंद्र एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर बात कर रहा है चोला अंपायर्स की, चोलाज अंपायर यानी जो इंपीरियल चोलाज थे उनकी यहां पर बात होगी। तो एक बार आज मैं फिर से आपको थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री में ले जाऊंगा, चैप्टर्स को कनेक्ट कराऊंगा कि यार ये चीज हमने पढ़ी थी और यहां से अब हम जो इंपीरियल चोलाज पढ़ रहे हैं वो इस जगह कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग कहानी है। साथ में जो एनसीईआरटी के अंदर इनका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे, जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों चीज डिस्कस होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या डिस्कस होगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा। जब हम बात कर रहे हैं चोलास की, जब हम बात कर रहे हैं यहां पर चोलास की, तो इस जगह हम इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहां पर हम उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे थर्ड पार्ट, दैट इज द कल्चरल लाइफ। प्लीज नोट, दैट इज द कल्चरल लाइफ, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन देना चाहूंगा, अच्छे से देख लीजिएगा कि कहां पर चोलाज एग्जैक्टली इतिहास की किताबों में आते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कमेंट पढ़े थे, एक स्टूडेंट ने कमेंट आया था कि सर नोट्स बड़े बल्कि बन रहे हैं। तो देखो यार दोस्त, मैं अब आप लोगों से यही कहूंगा कि अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, क्लास आप 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहां पर थोड़ा कम था, लेकिन आप 11th की एनसीईआरटी हो चुकी है, आर एस शर्मा, अब आप आगे बढ़ रहे हो, मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा। अब आपको यह भी समझना होगा कि जो आर एस शर्मा बुक थी, ठीक है, अब इस किताब की जो मोटापा है वो लगभग 129 पेजेस का है, 129 पेजेस। लेकिन जो अब आप यहां पर सतीश चंद्रा पढ़ रहे हो, सतीश चंद्रा का जो पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस, वो अप्रोक्सीमेटली 430 पेजेस है। तो ये बात ऑटोमेटिक हो गई कि यार इसमें कंटेंट बहुत ही ज्यादा दे रखा है। और मजे की बात ये बताता हूं कंटेंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि आर एस शर्मा में आप देखोगे नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 29, ज्यादा चैप्टर्स हैं कम पेजेस हैं। सतीश चंद्रा में नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 19, यहां कम चैप्टर्स हैं लेकिन ज्यादा पेजेस हैं। इसका मतलब हर चैप्टर ज्यादा पेजेस का है। आपको लगभग यहां पर 20 पेजेस के आसपास एक चैप्टर मिलेगा। और एक बात बता देता हूं यार, आप जो ये आर एस शर्मा पढ़ रहे हो, आप जो सतीश चंद्रा पढ़ रहे हो, आर एस शर्मा पढ़ लिया आपने तो ये मान के चलो प्रीलिम्स के एंगल से काफी कुछ आप यहां कर ले जाओगे, और साथ ही साथ आप मेंस के एंगल से भी इसको समझ लो। मेडिवल हिस्ट्री की सतीश चंद्रा यहां पढ़ी तो काफी कुछ कवर कर ले जाओगे। तो ये जो आप कह रहे हो बल्कि नोट्स, मैं ये कहूंगा कि नोट्स बना लो, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाले हैं। यहां पर अच्छे तरीके से कवरेज चल रहा है, अच्छे तरीके से सिलेबस कवर हो रहा है, इसलिए इसको बनाओ, ठीक है। चलो आ जाओ। अब पहले आपको मैं यहां पर एक फ्लो चार्ट देता हूं कि कैसे हम लोग यहां चीजों को डिस्कस करेंगे, कैसे चोलास पिक्चर में आते हैं, ठीक है। तो जब मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं सारे किंग्स के बारे में, जो किंग्स रहे होंगे चोलास के, उनके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और मेन जो किंग यहां पर डिस्कशन के रहेंगे वो 2 किंग्स रहेंगे, और एक होंगे कौन, राजराज प्रथम, एक होंगे राजराज वन, ठीक है, और दूसरे होंगे राजेंद्र वन। एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में मेनली यहां पर डिस्कस किया गया है, लेकिन मैं आपको इनके फाउंडर से लेकर और भी जो इनके रूलर्स थे, आदित्य, परंटक वन, इनके बारे में बताऊंगा, क्लियर है। फिर उसके बाद जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे आऊंगा तो यहां पर हम लोग इनके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस हिसाब से चल रही थी वो भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विद कि भाई किंग को कौन असिस्ट करता था, आर्मी कैसी थी इनकी, ये सब चीजें देखेंगे। फिर जब कल्चरल लाइफ आएगी तो यहां पर स्पेसिफिकली हम टेंपल आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे कि टेंपल आर्किटेक्चर कैसा होता था इस चोला पीरियड का, ठीक है। टेंपल आर्किटेक्चर के साथ साथ जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो होगा स्कल्पचर्स, वो होंगे स्कल्पचर्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर लैंग्वेजेस की, क्योंकि लैंग्वेजेस में आप देखोगे एक बहुत ही पेक्यूलर फीचर रहा चोला पीरियड का कि भैया रीजनल लैंग्वेजेस की बहुत ग्रोथ हो यहां पर होना शुरू होती है। रीजनल लैंग्वेजेस यहां पर जो है वो ज्यादा अब सामने आती हैं, तो ये एक बहुत ही पेक्यूलर फीचर रहा।
भाई संस्कृत को तो पैटर्नाइज किया ही गया, पेक्यूलर फीचर, लेकिन साथ ही साथ अब आपको यहां पर रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, तो आपको अलग अलग वर्क देखने को मिलेंगे। किसमें? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको तमिल रामायण देखने को मिलेगी, आपको तेलुगु महाभारत देखने को मिलेगी, आपको कन्नड़ यहां पर लिटरेचर देखने को मिलेगी। तो ये यहां पर इस प्रकार से जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनका बलबोला होना स्टार्ट होता है। तो ये रहेगा पूरा आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। स्टार्ट करता हूं मैं आपके साथ। सबसे पहले वी विल डिस्कस द पॉलिटिकल हिस्ट्री और इस तरह से शुरू करेंगे। तो पहले एक मेरे साथ यहां पर टाइमलाइन बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि ये चोलास, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि कहां पर लाई करते थे इतिहास की किताबों में। ठीक है, तो चलिए जरा इस वाले डायग्राम को मेरे साथ यहां पर पहले देख लीजिए। ठीक है, और कहीं को समझ ना आए तो मुझे जरूर बताते जाइएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां बोलूंगा कि हमने जो पढ़ा था एशियन हिस्ट्री में वो पढ़ा था मौर्यास के बारे में, राइट और रॉन्ग? हाँ सर, मौर्यास के बाद जो पीरियड आया था वो पीरियड था पोस्ट मौर्य का, राइट और रॉन्ग? हाँ सर, ये सब रिकलेक्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो अब रिकलेक्ट कर लो, है ना, अब याद आ जाएगा। और जब मैं आपको पोस्ट मौर्य पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि सर ये चीज जो है ना ये 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, यहाँ पे मैं कहूँ 3 पार्ट्स में, नॉट पीरियड, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और मैंने कहा था पोस्ट मौर्य है, इसमें हमारे नेटिव रूलर्स थे और इसमें हमारे फॉरेन रूलर्स के बारे में डिस्कशन था और इसमें जो डीप साउथ की हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कशन था। डीएस मतलब डीप साउथ। ठीक है, जब हम यहाँ पर नॉर्दर्न रूलर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था सुंगास के बारे में, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कानवास के बारे में, और इसके बाद जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था सतवाहनों के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सातवाहनास के बारे में हमने यहां पर डिस्कशन किया था। होपफुली आपको याद होगा। क्लियर है? अब जब मैं डीप साउथ की बात कर रहा हूं, यहां हमने डिस्कशन किया था किसका? चेरास का। यहां हमने डिस्कशन किया था किसका? पांड्यास का। यहां हमने डिस्कशन किया था किसका? चोलास का। याद करिए पूरी हिस्ट्री, होपफुली यहां तक आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? ये सब चीजें हमने आर एस शर्मा में डिस्कस करी है डिटेल से। उसके बाद जो पीरियड आता है इतिहास में उसको हम लोग बोलते हैं गुप्ता पीरियड। क्या बोलते हैं? गुप्ता पीरियड। अच्छे से पढ़ा होगा। गुप्ता पीरियड के बाद जो पीरियड आता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब यहां से कहानी आपको थोड़ी सी कनेक्ट करना स्टार्ट करनी है। पोस्ट गुप्ता पीरियड जब मैं आपको पढ़ा रहा था, थोड़ा सा इसको और ऐसे लिख लेते हैं, गुप्ता पीरियड। और गुप्ता पीरियड के बाद आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये सिर्फ मैंने इसलिए ऐसा लिखा ताकि मुझे स्पेस ज्यादा मिल जाए ऊपर लिखने के लिए। पोस्ट गुप्ता पीरियड को हम यहां डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, मतलब किया ही था हमने। एक तरफ हम देख रहे थे कि नॉर्दर्न टेरिटरीज, इंडिया की नॉर्थ में क्या चल रहा था, और एक तरफ हम देख रहे थे कि इंडिया के साउथ में क्या क्या चल रहा था। जब मैंने नॉर्थ की बात करी थी तो यहां पर हमने डिस्कशन किया था पुष्यभूति डायनेस्टी का, राइट? पुष्यभूति डायनेस्टी, जहां पर बात जो हुई थी वो हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, इन सब की बातें यहां पर करी थी हमने। और जब हम साउथ की बातें कर रहे थे तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि भैया वंश, इनका जब रूल खत्म होता है, यानी कि जब ये संगमेज यहां पर जो होती है, जब ये संगमेज खत्म होती है तो साउथ में आपको देखने को मिलता है कालभरास का रूल। कालभरास के बारे में मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किया था। 300 एडी से लेकर 550 एडी के आसपास तक कालभरास जो है वो रूल करते हैं। 300 एडी टू 550 एडी कालभरास का यहां पर रूल जो है वो होता है, राइट? कालभरास के बाद यहां पर कौन आता है साउथ में? तो आप देखोगे कालभरास के बाद इधर आपको साउथ में जो मिलेगा दैट इज पल्लवास। अब सर पल्लवास के बारे में तो और कुछ भी सुना था, क्या सुना था? जरा एक बार फिर से मैं आपको यहां पर लिख लेता हूं, उसको फिर से एक बार यहां पर लिखता हूं। देखिए कौन यहां बना था, क्या बना था? पल्लवास, ठीक है ना, पल्लवास। अब याद करिए कि पल्लवास ही तो थे, पल्लवास ही तो थे जो ये सातवाहनों के फ्यूडिटरी थे, राइट? मैंने क्या बताया था कि सातवाहन जो थे जब वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं तो वो पल्लवास का एरिया भी कैप्चर कर लेते हैं, है ना, और पल्लवास को वो दे देते हैं वही रूल करने को। तो पल्लवास वो एक तरह से फ्यूडिटरी होते हैं, राइट? और जब पल्लवास का जब सातवाहनों का डिक्लाइन होता है तो पल्लवास अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, राइट और रॉन्ग? याद आया? हाँ सर, याद आ गया। तो बेसिकली जस्ट अ मिनट, यस, तो ये सातवाहन के कौन थे? पल्लवास कौन थे? फ्यूडिटरीज थे, है ना? कौन थे? फ्यूडिटरीज थे। फ्यूडिटरीज मतलब कि भैया सातवाहनों ने ये एरिया, पल्लवास जहां रूल कर रहे थे, है ना, कौन सा था? टोंडाई मंडलम का एरिया। तो टोंडाई मंडलम के एरिया में यहां लिख देता हूं ताकि आप रिकलेक्ट कर ले जाओ, टोंडाई मंडलम
तो इस जगह पे आप देखेंगे कि यहां पर पल्लवास रूल कर रहे थे और सातवाहनों ने इस एरिया को इनको दे दिया था कि भैया आप जो है यहां पर क्या करो, रूल करो। लेकिन जब सातवाहना डिक्लाइन करते हैं, जरा एक बात देखिएगा गौर से, जब सातवाहना डिक्लाइन करते हैं तो यहां पर कौन आता है, वो आते हैं वाकाटाकाज, वाकाटाकाज, राइट। क्या वाकाटाकाज, अब मतलब वाकाटाकाज आ गए सातवाहनों की जगह, जहां जिस एरिया में सातवाहन रूल कर रहे थे वहां वाकाटाकाज आए। मैंने ये सवाल उस वक्त ही पूछा था, क्या पल्लवास वाकाटाकास के फ्यूडिटरी बन जाएंगे? नहीं। क्यों? जब सातवाहन डिक्लाइन किए तो पल्लवास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है ना। तो वाकाटाकास की कहानी अलग है। वाकाटाकास जहां रूल कर रहे हैं वहां पर अब आप देखोगे तो कौन आया उसके बाद, वाकाटाकास के बाद आप देखोगे तो वहां पर कौन आया, उस जगह आपको मिलेंगे, उस जगह आपको मिलेंगे, प्लीज नोट करिएगा, चालुक्यास। कौन मिलेगा? चालुक्यास। क्लियर है? अब ये जो चालुक्यास है ये कहां के हैं? चालुक्यास ऑफ वातापी, याद करो, इसी को हम लोग बोलते हैं चालुक्यास ऑफ बादामी या चालुक्यास ऑफ वातापी, राइट। और मैंने आपको इस वाली जो लड़ाई है, ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, इस राइवलरी के बारे में मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया था एंशिएंट हिस्ट्री में, जो पल्लवास और चालुक्यास के बीच में होती है। दोनों की लोकेशन आपको अच्छे से पता है, जो डेक्कन वाला एरिया है वहां पर चालुक्यास थे, चालुक्यास ऑफ वातापी, चालुक्यास ऑफ बादामी, जो भी बोल लो, ठीक है। लेकिन चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास अलग हैं, वो वेंगी में है, ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया की, ठीक है ना। तो चालुक्यास और वेंगी से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी बना के दिखाऊंगा आपको डायग्राम, राइट। तो चालुक्यास और वातापी या चालुक्यास और बादामी का कॉन्फ्लिक्ट जो है पल्लवास के साथ चल रहा है। पल्लवास आपको डीप साउथ में नहीं मिलेंगे, डीप साउथ के थोड़ा सा ऊपर मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि कालभरास का रूल एंड हुआ डीप साउथ में। डीप साउथ में कालभरास कहां रूल कर रहे थे? जहां पर ये सब लोग थे। तो ये तो एरिया रूल कर ही रहे थे कालभरास, लेकिन आप देखोगे उस कालभरा का जहां रूल एंड होता है उसके ऊपर, मतलब थोड़ा सा एरिया के ऊपर पल्लवास थे। तो पल्लवा के यहां पर नीचे पल्लवास यहां पर आते हैं रूल में। क्लियर है? तो यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई। जब मैंने लास्ट लेक्चर एंड किया था, लास्ट मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का, तो वहां मैंने बताया था कि भाई चालुक्यास के बाद यू विल फाइंड कि यहां पर कौन आया, यहां पर आया भाई इनका जो लास्ट रूलर था वो था कीर्तिवर्मन टू। इनके जो लास्ट रूलर थे वो थे कीर्तिवर्मन टू। और कीर्तिवर्मन टू जो है वो अटैक करते हैं, किस पे? दांती दुर्ग पे। राष्ट्रकूट के रूलर राष्ट्रकूटा के रूलर दांती दुर्ग पे, है ना। और दांती दुर्ग यहां पर जीत जाते हैं, मतलब कीर्तिवर्मन अटैक करते हैं, कीर्तिवर्मन खुद ही हार जाते हैं, लॉस्ट। और यहां पर ये जीत जाते हैं। दांती दुर्ग जो है वो राजपूत डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। अब इस राजपूत, पालाज और गुर्जर प्रतिहार की कहानी नॉर्दर्न इंडिया वाली, वो मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कराई थी। राजपूतास जहां रूल कर रहे हैं नीचे साउथ में, उसके बाद यहां पर कौन आएगा, प्लीज नोट करिएगा। अब यहां कहानी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो गद्दी बैठे वो यहां पर कौन थे, प्लीज नोट करिएगा, ये है आपके वेस्टर्न चालुक्यास। ये है आपके वेस्टर्न चालुक्यास। और ये वेस्टर्न चालुक्यास जो है दे आर कौन, ये बादामी वाले वातापी वाले नहीं है, ठीक है। ये वेस्टर्न चालुक्यास अलग हैं। ये क्या है, प्लीज नोट करिएगा, वेस्टर्न चालुक्यास ये डिफरेंट वाले हैं। अब आगे देखिएगा कि जब पल्लवास की बात आती है तो पल्लवास मतलब यहां तो हो गया, ये चोलास हो गए, फिर उसका कालभरास का रूल आया, फिर पल्लवास आया। पल्लवास के बाद जो रूल यहां करना शुरू करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि मतलब ये बहुत आउटराइटली क्लियर नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि पल्लवास के फ्यूडिटरी थे चोलास, लेकिन ये वही चोलास है जो यहां पर थे कि नहीं, हिस्टोरियंस इस बात को बहुत क्लियरली अभी कंफर्म नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि पल्लवास के बाद जो चोलास आए, जो उरायूर के एरिया को कैप्चर किए थे, ये वही चोलास हैं जो बाद में इंपीरियल चोलास बन जाते हैं। तो बेसिकली पल्लवास के बाद यहां पर जो रूल होगा वो होता है यहां पर इंपीरियल चोलास का, ठीक है, इंपीरियल चोलास का। हमें इसी के बारे में यहां पर आज डिस्कशन करना है। ये चैप्टर जो है वो इसी के बारे में, इंपीरियल चोलास के बारे में बात करेगा। तो जब इंपीरियल चोलास आएंगे तो इंपीरियल चोलास का ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इनका कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके साथ होगा। एक तो वेस्टर्न चालुक्यास, और ऑब्वियसली इनका कॉन्फ्लिक्ट अब देखो किसके साथ है, चेरास के साथ भी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है चेरास खत्म हो गए, भाई थोड़े बहुत तो रूल कर ही रहेंगे वहां पर, ठीक है। चेरास हो गए और फिर उसके अलावा पांड्यास।
क्योंकि ये कैसे थोड़े बहुत रह गए? क्या मतलब है कहने का सर आपका? अरे भाई, चोला चेरा पांड्या रूल कर रहे थे, जब कालभरास का रूल आया, कालभरास का रूल एक टाइम पे खत्म भी तो हुआ। जब खत्म हुआ तो वहां कौन आया भाई? कालभरास जहां थे वहां पल्लवाज नहीं आए, पल्लवाज ऊपर है वहां पर। तो जब कालभरास का रूल खत्म हुआ तो वापस से इन पावर्स ने वापस से इन किंगडम्स ने, इन टेरिटरीज ने, या इन इन डायनेस्टीज ने अपनी पावर को रीगेन करना स्टार्ट किया। तो चेरास और पांड्यास तो मिले, लेकिन चोलास की बात यहां पर आउटराइटली नहीं बोली जा सकती कि ये वही चोलास थे जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, है ना। ये कहे जाते हैं कि ये जो चोलास है, दे आर द फ्यूडिटरी ऑफ द पल्लवास, इनके फ्यूडिटरी रहे होंगे ये, ठीक है। अब यहां जो चोलास थे, ये पक्की बात है कि यही वो चोलास है जो आगे जाके इंपीरियल चोलास बनते हैं, और इन्हीं चोलास का कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्टर्न चालुक्यास के साथ, चेरास के साथ, पांड्यास के साथ यहां पर होता है। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो आज हमें करना है। इस डायग्राम को आप लोग यहां पर मेरे प्लीज बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। अब जरा कहानी को यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए, ठीक है। अब जरा मेरी बात को और ध्यान से सुनिए। एक यहां पर आपको मैप बना के दे रहा हूं, उस मैप को भी आप चाहो तो थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए, ये है आपका श्रीलंका, ठीक है, और यहां पर आपको कुछ कुछ टेरिटरीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। इधर आपको मिलेगा सुमात्रा, जावा, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा मलाया पेनिनसुला, इधर आपको मिलेगा मलाया पेनिनसुला, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज सुमात्रा, दिस इज जावा। तो बेसिकली आप देखोगे कि यहां पर क्या सिनारियो चल रहा है। दिस इज योर श्रीलंका, यू नो दैट नाउ, ठीक है। अब देखिए जरा यहां देखिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप इस प्रकार से बना लीजिए। ये वाला जो आप किंगडम देख रहे हो, दिस इज द किंगडम ऑफ, ये है आपका वेस्टर्न चालुक्यास। अब वेस्टर्न चालुक्यास यहां पर है, यहीं पर तो आपके पहले सातवाहनास थे, है ना। यहीं पर फिर आपके सातवाहनों के बाद वाकाटकास आए, है ना। पल्लवास तो यहां पर रूल कर रहे थे समवेयर हियर, तो वो टोंडाई मंडलम का एरिया, पल्लवास फ्यूडिटरी बनते हैं। डीप साउथ में चोलाचेरा पांड्या यहां पर थे, ठीक है। अब जरा समझिए कि ये वाला तो हो गया वेस्टर्न चालुक्यास, ये वाला जो एरिया है, दिस इज योर ईस्टर्न चालुक्यास, ये ईस्टर्न चालुक्यास के अंडर था, और ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा वाला एरिया, नाउ दिस इज द एंटायर चोलाज, ये जो पूरा पीरियड देख रहे हैं चोलाज का है, ठीक है। अब लेकिन ध्यान रखना ये है कि इसी में यहां पर क्या था कि ये जो आप देख रहे हो, दिस समवॉट दिस इज चेराज, ये जो है चेराज का था, ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए, यस, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज ऑफ चेराज, ठीक है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज पांड्याज, पांड्या, और इनकी कैपिटल यहां पर मदुरई, इनकी कैपिटल यहां पर मदुरई, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एरिया ऑफ चोलाज, यहां पर आपको मिलेगा चोलाज, ठीक है ना, ठीक है। चोलाज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको एक बार बना लीजिए, प्लीज जगह बना लीजिए, ठीक है। ये पहले का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट था। लेकिन मैंने क्या बताया कि भाई चोलास के बाद यहां कौन आया भाई, ये देखो पल्लवास, पल्लवास के बाद कौन आया, पल्लवास जहां रूल कर रहे थे, कालभरास आ गए, कालभरास के बाद पल्लवास आ गए, पल्लवास के बाद आपको दिख रहा है कि भाई यहां इंपीरियल चोलास आए। तो ये इंपीरियल चोलास की जगह जो है बनती है बाद में, ठीक है। अभी यहां पर नहीं बनेगी, बाद में बनेगी। तो मैं थोड़ा सा इसको यहां पर अभी यहां से हटा देता हूं उसको, ठीक है। अभी यहां से हटा देता हूं, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, इसको आप यहां मेंशन कर सकते हो कि दिस इज द एरिया ऑफ पल्लवास,
ठीक है, ऊपर यहां पर आप देख रहे हो, इधर यहां पर आपको मिलेंगे पल्लवास। पल्लवास की कैपिटल है कांचीपुरम, कांचीपुरम। चलिए अब यहां से कहानी थोड़ी और आगे आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा फिर से। अब क्या था कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब यहां पर जो चोल अंपायर बना, वो चोल अंपायर जो है वो ट्रेड करता था इनके साथ, सॉरी मतलब वो यहां से इसका रूट का यूज करता था, और इस रूट से यहां से निकल के ये ऊपर यहां पर जाते थे इधर पे, और यहां पर आपको मिलेगा आगे जाके चाइना। तो चाइना के साथ ट्रेड करने में इस पर्टिकुलर रूट का इस्तेमाल होता था। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो अंपायर था, ये वाला अंपायर, ये कौन सा अंपायर है, चैप्टर नंबर 1 में जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि यहां पर जो अंपायर था वो था श्री विजया अंपायर, श्री विजया अंपायर। याद करिए, यस और नो, याद आ रहा है कि नहीं? तो देखो चैप्टर 1 कितना इंपॉर्टेंट था कि श्री विजया अंपायर का डिस्कशन वहां पर हुआ था और वो यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर बात यहां तक हो गई? यहां तक होपफुली बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ समझना है हमको मोटे मोटे रूप से कि भाई यहां पर पहले क्या सिचुएशन थी, ये पल्लवास थे, ये पांड्याज हैं, ये चेराज हैं, ये वेस्टर्न चालुक्याज हैं, ये ईस्टर्न चालुक्याज और वेंगी हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का सिनारियो यहां पर बन रहा है। और साथ ही साथ आपको यहां पर साथ में श्रीलंका के साथ साथ नीचे इधर मालदीव्स ही बना लीजिए। ये मैं आपको इसलिए सब बनवा रहा हूं क्योंकि अभी इन्हीं सब जगहों पर सारा खेल होगा। जितनी भी जगह मैंने बनवाई है इन सब जगहों पर खेल होगा। ठीक है, और सारा खेल राजराज वन और राजेंद्र वन करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर। प्लीज इसको एक बार बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इंपीरियल चोलास का यहां पर एक्सटेंट क्या था, व्हाट वाज द एक्सटेंट, कहां से कहां तक वो लोग यहां पर रूल कर रहे थे। चलिए देखिए, प्लीज गिव द हेडिंग, प्लीज गिव द हेडिंग चोलास, और इनके हम एक्सटेंट की बात करने जा रहे हैं। मतलब ये चोलास बनेंगे ये कहां से कहां तक रूल कर रहे थे। चलिए लिखिए जरा यहां पर। सबसे पहले देखिए, मैं यहां पर बोल रहा हूं आपसे साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया का मतलब यहां पर मैंने डीप साउथ नहीं बोला अभी, अब मैंने बोला साउथ इंडिया। यानी कि आपको ये देखेगा कि ईस्टर्न चालुक्यास को भी ये कैप्चर करेंगे, उनके साथ ये कुछ इस प्रकार का मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो साउथ इंडिया वो, साथ में इसमें आपको डीप साउथ भी यहां पर ऐड कर रहा हूं। डीप साउथ मतलब चोला चेरा पांड्यास, चेराज और पांड्यास के एरिया को भी कैप्चर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इनका नेक्स्ट एरिया है जहां पर रूल कर रहे थे, एक हो गया आंध्रा। अब देखो ये लोग आंध्रा पे भी कैप्चर किए हुए थे, और साथ में इन लोगों ने बंगाल के ऊपर भी कैप्चर किया था। तो बहुत बड़ा टेरिटरी एक आपको दिखने वाला है जहां पर चोलास जो है ये वाले रूल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फॉरेन कंट्रीज की जब बात करेंगे लिस्ट में, अभी मैंने आपको लिखाया श्रीलंका तो ये कर ही रहे थे, श्रीलंका, साथ में ये लोग मालदीव्स को भी कर रहे, कैप्चर किए थे। ठीक है, मालदीव्स। उसके अलावा फिर आपको दिखेगा कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को कैप्चर किए हुए थे, साउथ ईस्ट नेशंस जो हैं उनको यहां पर इन्होंने कैप्चर किया था। ठीक है, और वो कौन कौन से हो गए, जैसे आपको पता है सुमात्रा, मैंने आपको बताया जावा, ये सब हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहां पर सम पार्ट्स ऑफ, प्लीज नोट करिएगा, सम पार्ट्स। अब साउथ ईस्ट नेशन में यहां पर लिख लीजिए मलाया पेनिनसुला, जितना एरिया मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा लिख लीजिए आप यहां पर सुमात्रा, इसके अलावा लिख लीजिए यहां पर आप जावा। ठीक है, इन जगहों पे यहां पर ये कैप्चर किए थे। सम पार्ट्स ऑफ कौन सा, ऑफ बर्मा। ठीक है, प्लस थाईलैंड, इसके भी कुछ कुछ हिस्से को चोलास ने कैप्चर किया था। अब देखो यार चोलास का अंपायर कितना ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है। मैं वापस इस पहले अगर डायग्राम पे आऊं तो यू कैन जस्ट सी कितने बड़े एरिया में भाई साहब, भाई ये पूरा एरिया, ये देखो ये भाई बंगाल हो गया ना, यहां पर बंगाल आंध्रा हो गया ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये ठीक है। फिर इसके बाद इसको भी कैप्चर किया हुआ है, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका को भी कैप्चर किया हुआ था इन्होंने, इंपीरियल चोलास। फिर ये सब चीजें कैप्चर हुई हैं, ये सब कैप्चर हुआ। और एक टाइम तो ऐसा था कि ये जब कैप्चर कर लिया इसको, और ये है आपका यहां पर मिलेगा आपको बर्मा। ठीक है, बर्मा यहां लगा हुआ है, इसी के नीचे आपको मिलेगा थाईलैंड। ठीक है, तो अब जब इनका भी कुछ कुछ एरिया कैप्चर कर लिया, ये सब, ठीक है, ये सब कैप्चर किया, ये सारा कैप्चर कर लिया, आप देखो कितना बड़ा एरिया कैप्चर्ड है। कहां से कहां तक आपको इनकी बाउंड्री देखने को मिल रही है, कहां से कहां तक बाउंड्री देखने को मिल रही है।
तो ये शो कर रहा है कि चोलास ने कितना बड़ा अंपायर बनाया और इसीलिए बाद में जाके इनको इंपीरियल चोलास कहा गया। अब पूरी कहानी में डिस्कशन यही होना है कि किस प्रकार से चोलास ने अपनी पावर को धीरे धीरे ग्रो किया होगा। बस यही कहानी है और कुछ भी इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, कहानी क्या है, सिंपली कि भाई चोलास यहां पर पहले आए कैसे, अभी तो सर चोलास आपने लिखवाया ही नहीं, यहाँ चेरा, यहाँ पांड्या, यहाँ पल्लवास। ठीक है, अब यहाँ चोलास कैसे, अब देखो कहानी कैसे स्टार्ट होती है वो समझो। मैंने आपको क्या बताया कि ये पल्लवास के फ्यूडिटरी रहे होंगे, तो पल्लवास तो यहां पर थे, तो अभी क्या है, अब वो समझो, यहां पर कहानी यहां से स्टार्ट होती है, आगे हम लोग यहां से बढ़ रहे हैं। तो ये एक्सटेंट आपने होपफुली यहां पर लिख लिया होगा। ठीक है, एक्सटेंट आपने यहां पर लिख लिया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक यहां पर मैं आपको अब दिखाता हूं एक एनसीईआरटी में बना हुआ एक डायग्राम। ठीक है, अब जरा प्लीज मेरी बातों को फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो जरा, यहां पर आपको दिख रहा है थंजावुर। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है थंजावुर। ठीक है, देन दैट इज लाइक ये आपका चोल किंगडम बहुत बाद का है एक्चुअली। ये तो 1200 वाला, ये 1200 एडी का है, तो ये डायग्राम नहीं चलेगा। ये तो है जब 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 चोल किंगडम ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। आप देख रहे हो, ये चोल किंगडम का पूरा ऑक्यूपाई है। ये देखो श्रीलंका, ये पूरा ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। तो ये तो 1200 एडी के आसपास के डायग्राम है, बट कोई नहीं, मैं आपको डिफरेंट यहां पर एक डायग्राम बना के देता हूं। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर प्लीज सी, एक डायग्राम और बनाएंगे अपन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। कहीं थोड़ा बहुत मैप अगर ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज उसके लिए आप लोग ऐसा ना बोलिएगा सर ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो वो मैं ठीक है, चलिए एनीवे सही है। अब जरा यहां पर फिर से चीजों को समझिएगा। देखिए देखिए शुरुआत कैसे होती है वो समझते हैं। देखिए जरा शुरुआत कैसे होती है वो समझते हैं। देखिए, अब मैंने क्या बताया आपको भी कि ये वाला जो है यहां पर पल्लवास, और पल्लवास की कैपिटल कांचीपुरम, राइट, कांचीपुरम। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए ये है चेराज। ये किंगडम है पांड्यास का, पांड्यास, कैपिटल मदुराई। अब शुरुआत कैसे हुई चोलास की बता रहा हूं आपको। यहां पर आपको दिखेगा एक रिवर है तुंगभद्रा, सॉरी तुंगभद्रा तो यहां पर नहीं, तुंगभद्रा ऊपर आएगी। एक रिवर है कृष्णा। ठीक है, चलिए देखिए, एनीवे यहां देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है यहां पर आपको दिख रहा है तंजोर। ये है आपका तंजोर। तंजोर में उस वक्त यहां पर एक डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसको बोलते हैं, इसका बोलते हैं मुत्तरियार्स। ये डायनेस्टी इधर पे रूल कर रही थी जिसको बोलते हैं तंजोर। ठीक है ना, तंजोर के एरिया में ये लोग रूल कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि चोल के राजा जो इसके फाउंडर बनते हैं जिनका नाम था विजयला, प्लीज नोट करिएगा, यहां पर अब चोल के राजा है, चोला रूलर या चोला किंग, हिज नेम वाज विजयला। तो विजयला क्या करते हैं, ही अटैक्स, विजयला अटैक्स किसको, तंजोर को, और डिफीट्स किसको हरा देते हैं, मुत्तरियार्स को हरा देते हैं। ठीक है, एंड स्टैब्लिशेस चोला अंपायर, और इस प्रकार से चोला अंपायर की यहां पर नींव रखी जाती है। ये एक बेसिक चीज है, इसको यहां पर पहले आप लोग याद रखिएगा, बस इतना आपको पहले समझना है। ठीक है, ठीक है, तो भाई यहां पर इतना ही समझना है, मेनली बस यही है।
पल्लवास के एक और फ्यूडिटरी थे मुत्तरियार्स, जैसे पल्लवास के एक फ्यूडिटरी हैं चोलाज, ऐसा बोला जा रहा है, जो इंपीरियल चोलाज बने, वैसे ही इनकी फ्यूडिटरी थे मुत्तरियार्स। मुत्तरियार्स जो है वो तंजौर को यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो तंजौर को रूल करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चोल किंग जो विजयला है, उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर, तंजौर के इस डायनेस्टी पे, मुत्तरियार्स पे, और इनको हरा दिया और तंजौर में जाके अपनी यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज नोट कर लीजिए, तंजौर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, तो यहां पर पहले मैं आपको एक बार ये चीज तो समझानी है, ये चीज तो आगे देखनी ही देखनी है, ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको एक आउटलाइन देता हूं कि इनके राजा किस प्रकार से थे। चलिए ये पहले एक डायग्राम बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है और इस डायग्राम से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इस डायग्राम से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए, आइए फर्स्ट, सबसे पहले देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले लिखिएगा यहां पर विजयला। विजयला, विजयला इज बेसिकली द फाउंडर, ठीक है। उसके बाद जो रूलर आते हैं, नोट करिएगा, आदित्य। उसके बाद जो रूलर आते हैं, नोट करिएगा, परंटका फर्स्ट। उसके बाद जो रूलर आते हैं, नोट करिएगा, राजराज प्रथम। इनके बारे में इनली पढ़ना है। उसके बाद जो रूलर आते हैं, नोट करिएगा, राजेंद्र फर्स्ट। उसके बाद इनके ग्रैंडसन गद्दी बैठते हैं, इनका नाम था, इनका नाम था, प्लीज नोट करिएगा, कुलोटुंगा वन। कुलोटुंगा वन, कुलोटुंगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो गद्दी बैठते हैं, ही वॉज कुलोटुंगा सेकेंड, कुलोटुंगा सेकेंड। और फिर उसके बाद जो थर्ड, इसके बाद जो गद्दी बैठते हैं, थर्ड लास्ट, एंड हिज नेम इज, लिखिएगा, लिखिएगा राजेंद्र थ्री, लिखिएगा राजेंद्र थ्री। ये आपको पहले आउटलाइन समझ लेनी है, ये है चोला किंग की आउटलाइन। सबसे पहले विजयला जो उनके फाउंडर थे, देन आदित्य, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद परंटका फर्स्ट, फिर राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंगा फर्स्ट, कुलोतुंगा सेकंड, एंड देन राजेंद्र थ्री। अब जरा यहीं से कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने क्या बताया था कि विजयला ने क्या किया था, विजयला ने क्या किया था, यहीं पर चीजें लिख लेते हैं। अटैक्ड हुम, अटैक किया था मुत्तरियार्स को, ठीक है, और उनको यहां पर डिफीट कर दिया था, डिफीटेड देम। मुत्तरियार्स को डिफीट नहीं, ऐसे लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, अटैक्ड मुत्तरियार्स एंड डिफीटेड देम, ऐसे लिख लो। और जब इनको डिफीट किया, लिखो आगे, चोलाज स्टैब्लिश्ड themselves at तंजौर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है विजयला के बारे में। फाउंडर इज विजयला, अटैक्ड मुत्तरियार्स। मुत्तरियार्स जो है वो रह रहे थे तंजौर में, वहां पर वो एक फ्यूडिटरी थे पल्लवास के, तो चोलाज ने अटैक किया, हरा दिया उनको और तंजौर में अपना स्टैब्लिशमेंट कर दिया। ये यहां पर मेन अचीवमेंट था विजयला का। उसके बाद हम आते हैं आदित्य पे, इसके बाद गद्दी बैठते हैं आदित्य। आदित्य क्या करते हैं कि अब वो पल्लवा के रूलर, यानी कि जो उनके फ्यूडिटरीज थे, पल्लवा के रूलर अपराजिता को हरा देते हैं। प्लीज नोट करिए, अटैक्ड, अटैक्ड किसको, लिखिएगा पल्लवा रूलर, पल्लवा रूलर अपराजिता। और क्या होता है कि पल्लवास की टेरिटरी को कैप्चर कर लेते, ठीक है, प्लीज नोट करिएगा, कैप्चर टेरिटरी, टेरिटोरियल एरियाज ऑफ पल्लवा, कैप्चर्ड टेरिटोरीज, टेरिटोरियल एरियाज ऑफ पल्लवास, ठीक है। अब जरा वापस से इस डायग्राम पे चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या हुआ। ये जरा गौर से देखो इसको कि भाई तंजौर पे यहां पर जो है ये आके बैठ गए,
ठीक है, तंजौर में मुत्तरियार्स थे। अब यहां पर तंजौर पे आके जो जहां ब्लू पेन चलाऊंगा वो चोलास के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब तंजौर पे मुत्तरियार्स खत्म हो गए और इनकी जगह अब चोलास यहां पर आ गए। ठीक है, अब चोलास ने क्या किया कि सब पहला तो ये काम हो गया किसका, इनके फाउंडर का, विजयला का। इसके बाद मैंने गद्दी पे इनके बेटे बैठे आदित्य, तो आदित्य ने क्या किया, पल्लवा के राजा को हरा दिया। यहां पर पल्लवा के राजा का नाम उस वक्त क्या था, अपराजिता। अपराजिता, इनको हरा दिया और इनको हराने के बाद ये जो पूरा एरिया है, यहां पर अभी ये लोग थे, चोलास यहां पर थे, अब ये पूरा एरिया जो है वो चोलास का उठा लिया गया। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको ये चीज यहां समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि पल्लवास का टेरिटरी जो है अब उन्होंने अपने अंडर यहां पर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है चोलास का कि भैया तंजौर को कब्जा लिया, और उसके बाद अब ये टेरिटरी देखिए आप, उसके बाद ये सब चीजें कैप्चर कर ली, ये सब चीजें कैप्चर होने लगी। ठीक है, तो अब इतना बड़ा एरिया जो है वो अब यहां पर चोलास का हो गया था। आगे बढ़े तो अब जो है वो बारी किसकी आई, पांड्यास की। नेक्स्ट, परंटका ने क्या किया, इसकी कहानी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, यहां पर लिखिए, प्लीज राइट परंटका फर्स्ट। जब परंटका गद्दी बैठे तब क्या हुआ, परंटका फर्स्ट। ठीक है, परंटका फर्स्ट। नाउ ही डिफीटेड दी, प्लीज देखिएगा, डिफीटेड पांड्या रूलर, पांड्या रूलर एंड कैप्चर्ड इट, हराया और कैप्चर कर लिया परंटका। अब कहानी में आगे आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि कैसे हराया, क्या किया। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या हुआ, परंटका ने क्या किया, पांड्या रूलर को हराया और कैप्चर कर लिया किसको, कैप्चर्ड किसको, मदुराई को। भाई मदुराई इनकी वो थी ना कैपिटल, तो पांड्याज मदुराई को कैप्चर कर लिया, पावर इनकी और यहां पर बढ़ गई। अब ये परंटका थे, ही वाज कॉल्ड एज द ग्रेट बिल्डर, इनको ग्रेट बिल्डर भी यहां पर कहा जाता था ऑफ टेंपल्स, प्लीज नोट करिएगा, कॉल्ड एज ग्रेट बिल्डर्स, ग्रेट बिल्डर ऑफ टेंपल्स। ठीक है, और साथ ही साथ एक यहां पर, एक यहां पर टेंपल है, एक सॉरी यहां पर एक, हाँ टेंपल है, नटराज टेंपल, कहां पर है, चिदम्बरम में एक टेंपल है, नटराज टेंपल, ये कहां पर है, चिदम्बरम, कहां है ये, चिदम्बरम। अब ये जो टेंपल है नटराज टेंपल चिदम्बरम में, ये टेंपल को प्रोवाइड किया था इन्होंने एक विमान, प्रोवाइडेड विमान, विमान मतलब जो ऊपर निकला हुआ पोर्शन होता है टेंपल का, वो गोल्डन, वो भी गोल्डन, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन विमान, ये लिखिए आप। तो ये इनका एक बड़ा यहां पर कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, परंटका ने डिफीट किया पांड्या रूलर्स को, और पांड्या रूलर को डिफीट करके उन्होंने मदुराई को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो अभी तक कहानी चल रही थी कि भाई अब यहां पर चोलास के पास ये किंगडम भी जो है वो हाथ में आ चुका था, ये किंगडम भी यहां पर जो है वो इनके हाथ में आ चुका था। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि भाई अब यहां से चोलास की पावर रुकेगी नहीं, और चोलास देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको याद आ रहा है चोलास पहले यहां पर थे खाली एक जगह, सिर्फ ये तंजौर में थे ये, लेकिन अब यहां से कैसे वो अपने आप को एक्सपैंड कर चुके हैं, इतने बड़े एरिया में वो यहां पर जा चुके हैं। ठीक है, बट यहां पर अब राजपूत की बारी यहां पर आ गई, और राजपूत यहां पर है, आप देखिए ये राजपूता का अंपायर था, मतलब यहां पर पहले राजपूत अंपायर, अभी इस चालुक्यास के आने से पहले राजपूत थे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर राजपूत के राजा थे, राजपूता किंग, एंड हिज नेम इज, लिखिएगा, कृष्णा थ्री। कृष्णा थ्री जो है वो अटैक करते हैं किस पे, परंटक वन पे, और उनको हरा देते हैं। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, प्लीज राइट आगे। बट अब क्या हुआ कि जो राष्ट्रकूटा, राजपूत के जो राजा थे, राजपूत किंग कृष्ण थ्री, कृष्ण थ्री
वो अटैक करते हैं किस पे? चोल राजा पे, जिनका नाम था, प्लीज नोट करिएगा, चोला किंग। यही इनकी कहानी चल रही है ना, परंटक फर्स्ट पे। और परंटका फर्स्ट पे ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं। इस पर्टिकुलर अटैक का आउटकम क्या निकल के आता है? इस पर्टिकुलर अटैक का आउटकम क्या निकल के आता है? आउटकम यहां पर दो चीजें आएंगी। फर्स्ट, उन्होंने आउटकम दो चीजें आएंगी। फर्स्ट, जो कांचीपुरम था, यानी कि जो अभी इनके हाथ में आ चुका था, चोलास के हाथ में, याद करिए कांचीपुरम, पल्लवास को कैप्चर कर लिया था उन्होंने। तो कांचीपुरम और जो उनकी खुद की कैपिटल थी, जहां पर ये पहले सेटल हुए थे, तंजौर, इन दोनों को पहले यही लोग राजपूत जो है ये इसको प्लंडर करते हैं, लूट लेते हैं, प्लंडर्ड। ठीक है। और दूसरा आउटकम जो निकल के आया वो ये कि भाई जब ये देखा कि राजपूत ने हरा दिया है चोलास को, तो पांड्याज ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, यानी पांड्याज वापस इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पांड्याज डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। पांड्याज अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, यानी कि चोलास की पावर जो है फिर से कम यहां पर हो जाती है। अब ऐसा लगता है कि चोलास खत्म हो गए। एक बार चोलास जो एक्सपैंड कर रहे थे, मुतरियार्स को हराया, तंजौर में अपने आप को स्टैब्लिश किया, फिर उसके बाद उन्होंने देखा गया पल्लवास को हराया, है ना, उनके राजा आदित्य ने जो है वो हरा, उनको किंग, उनके किंग जो है अपराजिता, उसको हरा दिया और पल्लवास को कैप्चर कर लिया, कांचीपुरम को अपने अंडर ले लिया। फिर पांड्यास की बारी आई, परंटका ने जो है वो पांड्यास के रूलर को हरा दिया, है ना, और फिर पांड्यास मदुराई को कैप्चर कर लिया। तो पूरा जो है वो यहाँ पर जो माहौल बन रहा था, वो चोलास का बड़ा जबरदस्त माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूटा किंग जो कृष्ण थ्री है, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया और अटैक करके तंजौर, यहाँ पर जो चोला के राजा थे परंटक, उनको डिफीट किया। और डिफीट करने से क्या हुआ कि ये जो पूरा एरिया था ये सब चला गया, यहां से ये सब हाथ से चला गया। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, सिर्फ ये एक उसको रेड से कर दूंगा, रेड से या किससे कर दूं, ब्लू से कर देता हूं, ये कि ये वाला जो एरिया है वो फिर से चला जाता है, लॉस्ट। क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब गद्दी पे बैठेंगे कौन? राजराज प्रथम। खेल यहां से जो है वो शुरू होता है। तो यहां से लगता है कि जो चोला की पावर है वो अब यहां खत्म हो गई है और अब कुछ भी नहीं बचा है ना। चोलाज, इसका पेन थोड़ा सा पतला कर लूं, यस। चोलाज पावर डिक्लाइंड, चोला की पावर बुरी तरह डिक्लाइन कर जाती है, लेकिन वापस पावर रोज करने में दे टुक 40 years टू रीगेन पावर। 40 साल उनको लगता है पावर रीगेन करने में। और ये पावर रीगेन क्यों हुई? पावर रीगेन क्यों हो पाई? दो रीजंस थे इसके यहां पर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चोलाज रीगेन द पावर, ऐसे लिख लीजिए, पावर डिक्लाइंड, ऐसे लिख लीजिए, दे रीगेन्ड पावर 40 years के बाद। एंड व्हाट वाज द रीजन? रीजन क्यों पावर उनकी रीगेन कैसे हो पाई? दो इंपॉर्टेंट रीजंस थे इसके, टू इंपॉर्टेंट रीजंस। चलिए, फर्स्ट, पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या है पावर रीगेन होने का? कि जो राजपूता डायनेस्टी थी जिसने डिस्ट्रॉय किया था चोलास को, अब वो राजपूत डायनेस्टी खत्म हो गई थी। पहला रीजन था रीगेन करने का कि राजपूता डायनेस्टी डिक्लाइंड, एक तो वो खत्म हो गई, और दूसरा राजराज प्रथम केम टू पावर, राजराज वन केम टू पावर, वो गद्दी पे यहां पर बैठ जाते हैं। ये एक बड़ा ही मोटिवेटिंग फैक्टर था कि एक स्ट्रांग राजा जो है अब वो चोलास के जो किंगडम है उसको संभालने यहां पर लग गया था। ठीक है, ये यहां पर होपफुली आपको इतना अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, अब यहां से हमें जो पढ़ना है वो ये कि राजराज प्रथम ने यहां पर क्या क्या स्टेप लिए थे। प्लीज गिव द हेडिंग राजराज फर्स्ट, प्लीज गिव द हेडिंग राजराज फर्स्ट। अब आपके एनसीईआरटी में बड़ा ही स्कैटर्ड वे में यहां पर दिया गया है,
ठीक है, बट फिर भी यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको अच्छे तरीके से समराइज कर पाऊं। अब राजराज प्रथम के यहां पर हम चीजों को दो तरीके से पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड। पहला हम इसके यहां पर जो स्टेप्स देखेंगे वो देखेंगे डोमेस्टिक स्टेप्स क्या क्या थे इसके, डोमेस्टिक स्टेप्स, ठीक है। और दूसरा उसने इंडिया के बाहर क्या क्या स्टेप्स लिए, फॉरेन स्टेप्स। एक्सपैंड करने के लिए, चोला अंपायर को एक्सपैंड करने के लिए क्या क्या किए। तो पहले तो हम यहां पर डोमेस्टिक स्टेप्स की बात करेंगे, फॉरेन स्टेप्स को हो सकता है मैं यहीं पर आपको बता दूं। चलिए इस डायग्राम को यहां पर आप बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक स्टेप्स की, क्या क्या यहां पर स्टेप लिए गए थे। नंबर 1, अब एक एक करके राजराज प्रथम जो है सबको हराएगा, चेरास को, पांड्यास को, ठीक है। फिर उसके बाद जो पांड्या के ऊपर वाला हिस्सा था, चेरास के ऊपर वाला हिस्सा था जहां पर आपको आज का मैसूर दिखेगा, मैसूर के एरिया को। तो पहला प्लीज लिखिए कि जो चेरा किंग थे भास्कर रविवर्मन, चेरा किंग थे भास्कर रविवर्मन, भास्कर रवि वर्मन, इनको जो है वो पहले हराता है, ठीक है। तो चेरा किंग भास्कर रविवर्मन ये डिफीट हो जाते हैं, डिफीटेड। तो बेसिकली चेरास का जो एरिया है वो राजराज प्रथम के हाथ में आ जाता है। प्लीज नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये जो अटैक किया गया था ये एक नेवल अटैक था, ठीक है ना। तो यहां पर इसको भी लिख लीजिए कि राजराज प्रथम, राजराज फर्स्ट, इनके ऊपर एक नेवल अटैक किया था, इसके ऊपर एक नेवल अटैक किया था, ठीक है, जिसमें ये यहां पर हार गए थे। नंबर 2, नेक्स्ट पांड्या, पांड्या के यहां पर रूलर, पांड्या किंग, उसको भी हरा दिया, पांड्या किंग को भी हरा दिया। प्लीज नोट करिएगा, पांड्या किंग डिफीटेड, ठीक है। नाम क्या था उनका, अमर भुजंगा, अंबर भुजंगा, इनको भी हरा दिया, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए, अंबरा भुजंगा, इनको हरा दिया। फिर उसके बाद बारी आई किसकी, नेक्स्ट। अब देखो क्या क्या हो रहा है, एक बार फिर इस टेरिटरी को देख लो। अब क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हो ब्लू लाइन, ये फिर से इनकी कंट्रोल में आ गई, ठीक है। और अब साथ ही साथ अब तो ये हुआ कि भाई चेरास भी इनके अंडर आ गए, ये वाला पोर्शन भी इनके अंडर आ गया अब तो, ठीक है। ये वाला पोर्शन समवेयर इनके अंडर आ गया। अब जो कहानी थी वो कहानी थी इसकी, समवेयर अराउंड यहां पर आप देखोगे कि मतलब ये डायग्राम ऑफ कोर्स मैंने बहुत सही नहीं बनाया है, ठीक है, बट मोटे मोटे रूप से यहां पर की बात हो रही है, ठीक है, इधर की। तो यहां पर आपका ये है मैसूर किंगडम, यहां पर जो है वो आपका मैसूर किंगडम की बात हो रही है, और मैसूर किंगडम को भी यहां पर जो है वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो थर्ड लिख लीजिएगा कि मैसूर रीजन जो है उनके टेरिटरीज को भी ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। प्लीज नोट, मैसूर टेरिटरी ऑक्यूपाइड, मैसूर टेरिटरीज ऑक्यूपाइड, इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंटली राजराज फर्स्ट ने क्या किया, एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया, एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया किसके साथ, ईस्टर्न चालुक्यास के साथ, विद ईस्टर्न चालुक्यास, विद ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। और जो यहां पर डॉटर थी राजराज प्रथम की, उसकी शादी करवा दी ईस्टर्न चालुक्यास के और वेंगी के प्रिंस के साथ। इससे क्या हुआ कि दोनों जो है अब साथ में यहां पर आ गए थे। प्लीज नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करिए, इसको आप एक बार फिर लिखिएगा, यहां पर इसका नेक्स्ट पॉइंट बना लेंगे। पहले आप इसको एक जरा दूसरे तरीके से लिखिए, पॉइंट नंबर डी। पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न चालुक्यास की, वेस्टर्न चालुक्यास। अब वेस्टर्न चालुक्यास आ गए थे और वेस्टर्न चालुक्यास एक बड़े कॉम्पिटिटर थे, तो वेस्टर्न चालुक्यास को पहले डिफीट किया, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्यास को डिफीट कर दिया इन्होंने। और वेस्टर्न चालुक्यास को लड़ाई लड़ने के बाद जो अब चोलास और वेस्टर्न चालुक्यास के बीच की टेरिटरी थी वो डिफाइन हो गई थी, क्या, तुंगभद्रा, तुंगभद्र रिवर, तुंगभद्र रिवर बिकेम
द टेरिटरी बिटवीन चोलाज एंड वेस्टर्न चालुक्याज, इनके बीच की ये जो है अब टेरिटरी बन गई थी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 यहां पर क्या है कि उन्होंने ईस्टर्न चालुक्यास को पहले तो हरा दिया वेंगी और उनको अपना फ्यूडिटरी बना दिया। पॉइंट नंबर ई डिफीटेड ईस्टर्न चालुक्या, लिखिएगा पहले तो ईस्टर्न चालुक्या को हराया, डिफीटेड ईस्टर्न चालुक्यास, ठीक है, डिफीटेड ईस्टर्न चालुक्यास, और प्लस फिर उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर दिया, कर लिया। तो मैट्रिमोनियल अलायंस से क्या हुआ कि भाई जो चोला किंग राजराज प्रथम की डॉटर है, ठीक है, नोट करिएगा, राजराज फर्स्ट डॉटर मैरिड टू, किससे, मैरिड टू ईस्टर्न चालुक्या के राजा विमलादित्य से, टू विमला आदित्य, ठीक है, ये आपके ईस्टर्न चालुक्या किंग थे, इनसे शादी करवा दिया। इस तरह से यहां पर राजराज प्रथम ने अपना एक्सपेंशन यहां पर किया इन कंट्री के अंदर। तो बेसिकली अब आप देखोगे कि यहां पर पूरा ईस्टर्न, ये जो आप देख रहे हो कि ये पूरा जो है ये वाला एरिया वेस्टर्न ईस्टर्न चालुक्यास का एरिया था, ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे वेस्टर्न चालुक्यास में टिल तुंगभद्रा, ठीक है, टिल तुंगभद्रा यहां पर जो है वो क्या, वो एक बाउंड्री जो है इनके बीच की बन गई थी कि भाई तुंगभद्रा तक आएंगे। अब ये बहुत ऐप्ट डायग्राम नहीं है, नॉट वेरी ऐप्ट डायग्राम, मैं लिख देता हूं, नॉट ऐप्ट डायग्राम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आपको एग्जैक्टली ये नहीं समझना है, बट मोटे मोटे रूप से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। बट हाँ, ये वाला जो एरिया है ये भी कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है, ये वाला एरिया भी कैप्चर कर लिया गया था, एंड ऑल दिस नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ चोलास। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया ये तो इंडिया के अंदर कैप्चर किया। अब साथ ही में श्रीलंका का आधा एरिया कैप्चर कर लेंगे राजराज प्रथम, और जो यहाँ के राजा थे महेंद्र 5, ठीक है, महेंद्र 5 वो माइग्रेट कर जाते हैं साउथ में, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा, महेंद्र 5 यहाँ के राजा होते हैं, महेंद्र 5 वॉज द किंग, और वो माइग्रेट कर जाते हैं टू साउथ ऑफ श्रीलंका, ठीक है, साउथ श्रीलंका में माइग्रेट कर जाते हैं, साउथ ऑफ नहीं, साउथ श्रीलंका में माइग्रेट कर जाते हैं। और साथ ही साथ जो मालदीव्स है वो उसके ऊपर भी कैप्चरिंग कर ली जाती है, ठीक है, मालदीव्स भी यहां पर कैप्चर हो जाता है। तो अगर फॉरेन स्टेप्स की बात करेंगे तो यहां पर 2 स्टेप्स थे जो लिए थे, और इसको भी यहां पर आप लोग कर लीजिए ताकि आपको पूरा नीला नीला दिखने लगे, सो दैट आप रियलाइज करो कि हाँ कितना बड़ा एरिया जो है वो चोलास यहां पर मेंटेन कर रहे हैं। देखो कैसे चोलास की यहां पर पावर जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कैसे चोलास की पावर जो है वो यहां पर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब जरा देखिए आगे आते हैं, ये तो हो गया राजराज प्रथम के बारे में। अब इसके बाद गद्दी बैठते हैं राजेंद्र प्रथम। चलिए नेक्स्ट, अब जरा समझिएगा बात को, जब राजेंद्र प्रथम गद्दी बैठे ना, जब राजेंद्र फर्स्ट गद्दी बैठे तो लोगों ने बोला कि भैया ये तो अभी बहुत ही छोटा है, क्या ही जो राज संभालेगा, है ना। और राजेंद्र प्रथम के टाइम पे बहुत ज्यादा रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गए थे, रिवोल्ट स्टार्टेड, मतलब जो एरियाज अभी तक कैप्चर किए हुए थे राजराज प्रथम ने या चोला के हम अंडर आ रहे थे, अब वहां पर रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन राजेंद्र फर्स्ट ने सबसाइडेड ऑल रिवोल्ट्स, वो सारी रिवोल्ट्स को यहां पर सबसाइड करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं ये चीज समझ में आया है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि सब लोग ने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट स्टार्टेड एक्सेप्ट ईस्टर्न चालुक्यास ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई ईस्टर्न चालुक्यास के साथ तो क्या थी मैट्रिमोनियल अलायंस थे ना, तो ये लोग क्यों करेंगे, अरे लड़की ब्याह दी थी, ससुराल हो गया था, तो ईस्टर्न चालुक्यास की तरफ से किसी भी तरह का यहाँ पर रिवोल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, सारे रिवोल्ट को सबसाइड यहाँ पर किया। अब वो कैसे किया ये कहानी यहाँ पर हमको अब अगेन डिस्कस करनी है। तो भाई राजराज प्रथम के टाइम में चीजें इतनी मतलब हो चुकी थी, अब राजेंद्र प्रथम जो है वो उसको कंसोलिडेट करेगा और उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है ना।
देखिए अब राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, सेम वही चीजें आपको यहां पर लिखनी पड़ी है, कुछ नहीं करना है। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए। फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम ने एक तो श्रीलंका को पूरा कैप्चर कर लिया, होल श्रीलंका कैप्चर हो गया और महेंद्र 5 का चैप्टर ही खत्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा जब रिवोल्ट होना शुरू हुए, फिर से आजाद होना लोग शुरू करे, तो भैया उन्होंने चेराज एंड पांड्याज, इनको फिर से, इनकी टेरिटरी को फिर से रिकैप्चर कर लिया, इनको फिर से रिकैप्चर कर लिया। उसके अलावा वेस्टर्न चालुक्यास को के जो रूलर थे, वेस्टर्न चालुक्यास के जो रूलर थे, वेस्टर्न चालुक्या के जो रूलर थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे, है ना, जयासिम्हा टू, उनको भी डिफीट कर दिया और सारा जो रिवोल्ट था वो यहां पर रोक दिया। एंड ऑल्सो जो यहां पर ईस्टर्न चालुक्यास के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी, एक और ईस्टर्न चालुक्य के साथ वन मोर मैट्रिमोनियल अलायंस, एक और मैट्रिमोनियल अलायंस यहां पर ईस्टर्न चालुक्यास के साथ होती है। ठीक है, और उससे और रिलेशंस जो है वो ईस्टर्न चालुक्यास और चोलास के और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा यहां पर राजेंद्र प्रथम ने आफ्टर दिस प्लीज नोट करिएगा, साउथ ईस्ट कंट्रीज जो थे, ठीक है, उसके वहां पर जो श्रीविजय अंपायर था, श्रीविजय अंपायर, याद आ रही है, श्रीविजय अंपायर को क्या किया, डिफीट किया, पहला चीज तो, और डिफीट करने के बाद क्या किया, मेड इट इट्स फ्यूडिटरी, मेड इट फ्यूडिटरी। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था जरा समझिएगा। ये जो मैं आपको यहां पर बता रहा था, ये डायग्राम, यहां पर क्या हो रहा था कि जब भी चोलास को ट्रेड करना होता था चाइना के साथ, तो उनको इस पर्टिकुलर रास्ते से निकलना पड़ता था, और जब वो यहां से निकलते थे तो उनको देना पड़ता था यहां पर टोल, किसको, इस श्रीविजय अंपायर को। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी। तो चोलास ने क्या किया, चोलास ने उनको आके हरा दिया, श्रीविजय को डिफीट किया, श्रीविजय अंपायर को अपना फ्यूडिटरी बनाया, यानी कि तुम हमको यहां पर क्या दोगे, पैसा दोगे, ट्रिब्यूट पे करते रहोगे, और ये रास्ता उन्होंने अपने लिए आसान कर लिया। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि भाई बे ऑफ बंगाल एक तरह से एक लेक की तरह कन्वर्ट हो गया। तो ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर आती है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं और से मैंने ली है, सीधे सीधे एनसीईआरटी के अंदर आती है। ठीक है ना, ध्यान रखना कि ये बे ऑफ बंगाल एक लेक की तरह कन्वर्ट हो गया था, एनसीईआरटी ये लाइन लिख के देती है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उनको यहां पर कैप्चर कर लिया था। ठीक है, लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, और वो यहां पर उसका एक नॉर्थ एक्सपीडिशन हुआ था, नॉर्थ एक्सपीडिशन, और नॉर्थ एक्सपीडिशन में उसने गंगा रिवर को क्रॉस किया था, क्रॉस्ड गंगा रिवर, और गंगा रिवर को क्रॉस करके जो पाला रूलर थे, जो पाला रूलर था, हिज नेम वॉज महिपाल, महिपाल फर्स्ट, इसको यहां पर हरा दिया, डिफीटेड, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ, प्लीज नोट, गंगा कोंडा, गंगाई कोंडा, प्लीज नोट करिए, यहां पर टाइटल लिया गया, ही टुक द टाइटल ऑफ गंगा कोंडा चोलापुरम। ही टुक दिस टाइटल, यानी कि वो जिसने गंगा के ऊपर के एरिया को जीत लिया है। ठीक है, साथ ही में यहां पर उसने एक सिटी भी स्टैब्लिश किया, इसका नाम था सेम इसी से मिलता जुलता, ही स्टैब्लिश्ड अ सिटी गंगा कोंडा चोलापुरम। ठीक है, गंगाई कोंडम वॉज द टाइटल टेकिंग, गंगाई कोंडम, ये तो सिटी का नाम लिख दिया, गंगाई कोंडम वॉज द टाइटल टेकिंग, और गंगा कोंडा चोलापुरम, दिस वॉज द सिटी। ठीक है, साथ में यहां पर इसी सिटी के पास एक यहां पर इरिगेशन कैनाल भी बनाया, इनफैक्ट इरिगेशन नॉट कैनाल, इरिगेशन टैंक बनाया। ठीक है, उसको बोलते हैं चोला गंगम, एक इरिगेशन टैंक बनाया, इट इज कॉल्ड एज चोला गंगम। ठीक है, ये सब हम लोग कल्चर के एस्पेक्ट से ही पढ़ रहे हैं।
ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक टेम्पल भी यहां बनाया था और उसको बोलते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल। एक टेम्पल भी यहां पर बनाया जिसको बोलेंगे बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल। ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज राजराजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, ये टेम्पल कहां बना था? तंजौर में। प्लीज नोट करिएगा, ये टेम्पल कहां बना था? तंजौर में। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, इनके यहां पर एक और भी टाइटल्स थे, वो सारे टाइटल्स आप चाहो तो राजेंद्र वन के लिख लीजिए कि क्या क्या टाइटल्स यहां पर लिए थे। ठीक है, एक टाइटल तो आपने जान ही लिया, गंगा कोडम। एक जगह है मलाया पेनिनसुला में, क्या नाम है उसका? कदरम। करेक्ट पर नाम स्पेलिंग देख लेता हूं, उसका नाम है कदरम कोंडम। प्लीज नोट करिए, कदरम नाम है जगह, कदरम। तो ये भी अपने अंडर कर लिया था, तो यहां पर क्या हो गया? कदरम कोंडम, ये भी एक टाइटल हो गया। फिर उसके बाद और दो टाइटल्स हैं, एक हो गया पंडितो चोलम और मुड़ी कोंडम। एक हो गया मुड़ी कोंडम, एक हो गया पंडितो चोलम। ये जो है इनके टाइटल्स थे जो राजेंद्र जो फर्स्ट थे वो लिए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपको अच्छे से यहां पर याद करनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसको लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये पूरा हो गया आपका। इसके बाद और भी जो रूलर्स आए वो बड़े वीक रूलर्स थे, आगे लिख लीजिए। आफ्टर राजेंद्र फर्स्ट, आफ्टर राजेंद्र फर्स्ट रूलर्स were weak and slowly the decline of chola starts। ठीक है, इसके बाद जो राजा थे कुलोटोंगा फर्स्ट, है ना, उनके टाइम पे कुछ पार्ट्स ऑफ द चोला टेरिटरी वो निकल जाता है। फिर उसके बाद जो राजा है फिर निकल गया, फाइनली चोला अंपायर इस तरह से इंपीरियल चोलास जो है वो डिक्लाइन कर जाते हैं। तो इनको इंपीरियल चोलास बोलते ही इसीलिए थे क्योंकि इतने बड़े एरिया पे उन्होंने यहां पर कब्जा कर रखा था। ये आप यहां पर देख पा रहे हो कितना बड़ा एरिया था, ये कितना बड़ा एरिया था जो ये कैप्चर करके बैठे हुए थे। ठीक है, आई होप ये यहां तक पूरा चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब जो हम यहां डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा वो क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और फिर हम कल्चरल की बात, यहां पर कल्चर की बात करेंगे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में चीजें यहां समझ लेते हैं कि किस तरह से चीजें चल रही थी। सिंपल है, चलिए यहां पर हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जरा चीजों को यहां पर पहले समझ लीजिए। देखिए सबसे पहली बात, ऊपर कौन आएगा? किंग। किंग के पास पूरा एम्पायर है, ठीक है। और ये जो किंग का एम्पायर है ये 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, या फिर इसको हम बोलते हैं मंडलाज या मंडलम, मंडलम, ठीक है। उसके नीचे क्या आते हैं? नाडूज। बट कई सारे नाडूज भी जो है वो मिले हुए थे किसमें? प्लीज नोट करिएगा, वाला नाडूज, वाला नाडूज, ठीक है। और इसके नीचे क्या था? नाडूज। तो नाडू जो है वो बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की। ये कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या हो गई? नाडू, ठीक है ना, प्लीज नोट करिएगा। फिर उसके बाद नाडूज जो है उसके नीचे क्या थे? उसके नीचे थे नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ विलेजेस। ये जो विलेजेस हैं, इन विलेजेस में बहुत सारी कमिटीज थी, विलेज कमिटीज इन विलेजेस, ठीक है। यहां पर 2 निकल के आती हैं, एक क्या है? एक है आपका उर विच इज दी जनरल असेंबली। इसको आगे कहीं ऊपर लिख देता हूं यहां पर कि भाई यहां पर कमिटीज निकल के आती हैं। एक है उर विच इज द जनरल असेंबली, विच इज दी जनरल असेंबली, ठीक है। और एक यहां पर गांव के अंदर कमेटी थी जिसको बोलते हैं सभा या फिर महासभा, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होती थी? ये होती थी एक ऐसी कमेटी जिसमें एल्डर्स होते थे ऑफ द ब्राह्मण विलेज। इसमें कौन होते थे? एल्डर्स ऑफ ब्राह्मण विलेजेस,
जो ब्राह्मण गांव होते थे, जहां पर ब्राह्मण सेटलमेंट्स हैं, तो ब्राह्मण विलेजेस, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अग्रहामास, अग्रहारम। प्लीज इसको लिख लिया जाए, अग्रहारम्स। ठीक है, तो ये गांव जहां ब्राह्मण सेटलमेंट्स होते हैं, इसको लिख लीजिएगा, जहां पर आपको ब्राह्मण सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो गांव। तो बेसिकली इस कमेटी में आप देखोगे, महासभा में एल्डर्स होते थे इन ब्राह्मण विलेजेस के। ठीक है, तो गैदरिंग ऑफ द एडल्ट्स, यहां पर अडल्ट मैन आप ऐसे लिखिएगा, गैदरिंग ऑफ द अडल्ट मैन, गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन, गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन ऑफ ब्राह्मण विलेजेस। यहां तक बात समझ में आ गई? तो जो चोल का पूरा एम्पायर था, वो एम्पायर 4 प्रोविंसेस में बटा था, मंडलम, उसके नीचे आते थे वालानाडूज, फिर आते हैं नाडूज विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, देन उसके नीचे बहुत सारे गांव थे, उस गांव में आपको कमेटी मिलेंगी, कमिटीज में एक थी उर विच इज द जनरल असेंबली, और फिर उसके नीचे साथ में मिलेगा सभा विच इज दी सभा या महासभा, जिसमें आपको अडल्ट मेंबर्स मिलते थे ब्राह्मण विलेजेस के, ब्राह्मण सेटलमेंट्स के। उन ब्राह्मण विलेजेस या ब्राह्मण सेटलमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रहम्स कहते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर याद रखनी ही रखनी है। क्लियर है? तो एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से आप देखोगे तो कुछ पोर्शन बहुत सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होते थे, कुछ बहुत ही यहां पर ऐसे एरियाज थे चोला अंपायर में जो सेंट्रली एडमिनिस्टर होते हैं, और कुछ ऐसे थे जो लूजली एडमिनिस्ट्रेड थे, लूजली एडमिनिस्ट्रेड यहां पर थे। क्लियर है? इसको नोट कर लिया जाए पहले तो। ठीक है, अब इसके बाद जो यहां पर चोला का किंग होता था, प्लीज नोट करिएगा, जो यहां पर चोल का किंग होता था, ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, एक तो ये चीज हो गया। अब इसके अलावा प्लस इनकी एक बहुत बड़ी नेवल आर्मी भी थी, इनकी एक बहुत बड़ी नेवल आर्मी भी थी, नेवल आर्मी। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत डोमिनेट करते थे ऑन दी कोरोमंडल कोस्ट एंड दी मालाबार कोस्ट। और इसके अलावा इनके पास जो आर्मी थी, इनके पास जो आर्मी थी नॉर्मल वाली आर्मी, उसमें 3 लिम्स थे, 3 लिम्स थे, एलिफेंट, एलिफेंट, कैवलरी और इन्फेंट्री। ये इनको बोला जाता था, इन 3 को मिला के बोला जाता था 3 लिम्स, 3 लिम्स ऑफ आर्मी। प्लीज नोट किया जाए, 3 लिम्स ऑफ आर्मी। ठीक है, तो ये चीज याद करते जाइएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, ये तरीका है। और जो किंग है वो, उसको कौन असिस्ट करेगा? किंग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके साथ यहां पर इसकी फोर्सेस भी हैं, फौज, हम इनकी फौज की बात करेंगे तो फौज भी आप देखिए अगर, तो नेवल आर्मी भी है और लैंड आर्मी है वो भी इनके साथ यहां पर थी। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पर और भी चीजें हैं कि ये भी कहा जाता था कि जो बॉडीगार्ड्स होते थे, मतलब जनरली क्या होता था, राजा के साथ बॉडीगार्ड्स होने चाहिए थे। ठीक है, हर राजा बॉडीगार्ड रखता था, और ऐसा कहा जाता था कि अगर राजा मर जाता था तो बॉडीगार्ड्स भी उसी चिता में जल जाते थे। इतना उनका डिवोशन था कि उनको अपनी जान भी दे देनी है राजा के लिए। ठीक है, अब ये हो सकता है कि एग्जैजरेशन हो, मार्को पोलो इस इंसिडेंट को बताते हैं तो ये माना जाता है कि मार्को पोलो जो ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता था कि बॉडीगार्ड अपने आप को जला भी देते थे, तो ये हो सकता है एग्जैजरेशन भी किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान रखना है कि भाई ग्रांट्स बहुत होते थे टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और नोट करिएगा, लिखिएगा, ग्रांट्स होते थे, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिख लीजिए कि ग्रांट्स यहां पर हो रहे हैं किसको? ग्रांट्स हो रहे हैं किसको? टेम्पल को, टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया, लैंड अंडर कल्टीवेशन यहां पर बढ़ गया। और जब लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर टैक्स भी यहां पर बढ़ाया जाएगा। तो चोलाज ने यहां क्या किया था? चलिए देखिए, फर्स्ट इनकी रेवेन्यू इनकम कैसे बन रही है। देखो, फर्स्ट चीज, पहला, इनकी बहुत तगड़ी यहां पर नेटवर्क था रॉयल रोड्स का, नेटवर्क ऑफ रोड बहुत अच्छी थी, नेटवर्क ऑफ रॉयल रोड्स। इसके अलावा आप देखोगे कि बहुत बढ़िया इरिगेशन सर्विसेज थी, इरिगेशन सर्विसेज बहुत उम्दा होती यहां पर। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे
इसके अलावा देखोगे, हाँ अब इसके अलावा लैंड टैक्स तो लिया ही जा रहा था, लैंड टैक्स तो वसूला ही जा रहा था, प्लस अब जैसे मैंने कहा टोल टैक्स, तो टोल टैक्स लेना स्टार्ट किया गया, प्लस टोल टैक्स के अलावा जो प्लंडरिंग करके जीत के लेके आ रहे थे लड़ाई में, वो भी इनका एक जरिया था इनकी इनकम का, टोल टैक्स। साथ ही में यहां पर एक चीज और है, एंड दैट इज टैक्स ऑन प्रोफेशनल्स, टैक्स ऑन प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स के ऊपर भी यहां पर टैक्स जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये हो गया, एंड देन उसके बाद एक फीचर और है, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज दी उर एंड महासभा। इसके बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। तो ये जो यहां पर ये वाले जो विलेजेस होते, महासभा होती थी, है ना, अब ये जो अग्रहम्स थे इनकी क्या पावर थी वो यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनकी पावर क्या थी वो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, बस खत्म ही हो रहा है, ज्यादा अब और नहीं बचा है। प्लीज गिव द हेडिंग अग्रहम्स, प्लीज गिव द हेडिंग। अब देखो कुछ चीजें छोड़ नहीं सकते यार, इसलिए मैं आपको हर एक चीज पे डिस्कशन कर रहा हूं, है ना, क्योंकि आज आप देख रहे हो, अच्छे से इसको देख लो, आज पूरा पढ़ लो, नहीं पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लैंड थे क्या थे, ये थे सेटलमेंट्स, ये यहां पर क्या थे, ब्राह्मण सेटलमेंट्स, ये ब्राह्मण सेटलमेंट्स थे। और ये जो सेटलमेंट्स होते थे मोस्टली आप देखोगे कि लैंड वॉज टैक्स फ्री, मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज रेंट फ्री, लैंड, मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज रेंट फ्री, मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज रेंट फ्री, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज रेंट फ्री। अब साथ में अग्रहम्स के बारे में यह भी ध्यान रखना है कि इनको बहुत ऑटोनॉमी होती थी, ठीक है, ग्रेट ऑटोनॉमी, इन गांवों को बहुत ऑटोनॉमी होती थी, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा अग्रहम्स पे। इसके अलावा विलेज अफेयर्स जो होते थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा मैनेज किए जाते थे। जो अग्रहम्स के विलेज अफेयर्स होते थे, विलेज अफेयर्स मैनेज्ड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यहां पर कई सारी कमिटीज बनाई जाती थी, वो भी लिख लीजिए। अब इसमें होता कौन था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इसमें आपको एजुकेटेड पर्संस मिलेंगे, एजुकेटेड पर्संस ओनिंग प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वेयर सेलेक्टेड, उनको यहां पर सेलेक्ट किया जाता था, एंड दे हैड टू रिजाइन एवरी 3 years, ये हर 3 साल का चेंज होते थे, ठीक है। और इनफैक्ट नॉट सेलेक्टेड, ये इलेक्टेड होते थे, इलेक्टेड। पर सर इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्टेड बाय ईदर, या तो कोई वो निकलती थी लॉट्स कि भैया नाम सारे पढ़े, एक उठा लिया, तो वो आदमी जो है इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हो गया, ठीक है। ईदर बाय ड्रॉइंग लॉट्स और रोटेशन। और ये जो लोग होते थे इनका जो टेन्योर था वो 3 years था, हर 3 साल के बाद इनको जो है चेंज करना पड़ता था और अपने आप को रिजाइन करना पड़ता था, दूसरे लोग यहां पर आते थे। तो अग्रहम्स का ही सिस्टम यहां पर चलता था। प्लस अब इसके अलावा यहां पर और भी अदर कमिटीज होती थी। अब ये अदर कमिटीज का काम क्या है, क्या काम है इनका, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा और क्या कमिटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर पॉलिसी है उसको यहां पर देखना, लिखा हुआ है हेल्पिंग इन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये भी लिख लीजिए, हेल्पिंग इन असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और ऑब्वियसली प्लस कलेक्शन ऑल्सो, कलेक्ट करने का, ठीक है। इसके अलावा प्लस एक कमेटी और थी, इसको बोलते हैं टैंक कमेटी, टैंक कमेटी। इसका फंक्शन क्या है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करते थे ये लोग, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते थे। टैंक कमेटी भी होती थी कि इसको कितना पानी दिया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई आपकी अग्रहम्स की। तो बेसिकली ये तो अग्रहम्स वाली बात हो गई। अब साथ में महासभा की यहां पर क्या क्या, महासभा की यहां पर क्या क्या पावर्स थी,
उसको भी यहां पर मेंशन कर लेते हैं। महासभा की क्या क्या पावर्स थी वो भी यहां पर मेंशन कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट, ये सब चीजें थोड़ी सी आपको मगअप करनी पड़ेंगी क्योंकि ये फैक्ट्स है, ठीक है। अब जैसे इनकी पहली पावर, ये नई लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, कुड डिस्ट्रीब्यूट न्यू लैंड्स। इन्हीं के ऊपर था कि भाई नई लैंड आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ब्राह्मण्स को दे दी, इधर दे दी उधर दे दी, ठीक है। प्लस कुड एक्सरसाइज ओनरशिप राइट्स, ओनरशिप राइट्स एक्सरसाइज कर सकते थे ये लोग अपना, ठीक है ना। पॉइंट नंबर सी, कुड रेज लोन्स फॉर विलेजेस, कुड रेज लोन्स फॉर विलेजेस, विलेजेस के लिए लोन्स रेज कर सकते थे। एंड डी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये टैक्स भी लगा सकते थे, लेवी टैक्सेस। तो महासभा की सारी पावर्स यहां पर थी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड द लास्ट पोर्शन, दैट इज द कल्चर, ठीक है। ऑल्दो इसमें कुछ ज्यादा अब यहां पर है नहीं, बट फिर भी आपको लिखने वाली चीजें बहुत सारी चीजें हैं, लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम चोला कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, जो कि बेसिकली हम लोग देखा जाएगा तो हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको डिस्कस करेंगे, बट यहां पर कर लेंगे तो भी आपको तुरंत याद रहेगा कि हाँ ये चीज हमें करनी है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले यहां टेम्पल आर्किटेक्चर में एग्जाम्पल ले लो, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल कहां पर है, कांचीपुरम में, ठीक है। अब इनके यहां पर हम लोग कुछ कुछ वो लिख लेंगे, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, सब एनसीईआरटी में आता है। अब इनके फीचर्स देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर, सबसे पहली चीज गर्भगृह। अब ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, गर्भगृह वो जहां पर टेम्पल का जो चीफ डाइटी है वो वहां रखे जाते हैं, चीफ डाइटी प्लेस्ड, यानी जिस भगवान का ही मंदिर है उस भगवान जी को वहां पर गर्भगृह में रखा जाता है। प्लीज नोट किया जाए, गर्भगृह, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है भाई ये टेम्पल होते थे, उसमें आप देखोगे नंबर ऑफ स्टोरीज, विमान भी होते थे, पहले तो विमान लिख लो, विमाना मतलब जो ऊपर आप देखोगे ऊपर जाते हुए शिखर होता है ना, दैट वो विमान हो गया, ठीक है, विमान। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टोरीज आप देखोगे कितने स्टोरी का होता है, तो नंबर ऑफ स्टोरीज की बात करेंगे, जो टेम्पल है ये 5 to 7 स्टोरीज के होते थे, 5 से 7 मालों के, स्टोरीज मतलब कहानी नहीं, माला, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें मंडप मिलेगा, मंडपा, मंडपा। अब इस मंडप में आपको बहुत ही कार्व्ड पिलर्स देखने को मिलेंगे, कार्व्ड पिलर्स देखने को मिलेंगे। ये जगह ऐसी होती थी जहां पर ऑडियंस बैठती थी, खड़ी हो जाती थी और चीजों को देखती थी। तो बेसिकली कुछ ऐसा है कि भाई ये मान लीजिए ये आपका विमान हो गया, ठीक है ना, टेम्पल का, इसी के नीचे गर्भगृह आ गया। फिर आगे आपको यहां पर मिलेगा मंडप, ठीक है, जहां पर टेम्पल में यहां पर लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है, और यहां पर आपको पिलर्स खूब सारे मिलेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार का टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को आपको मिलेगा। अभी तो मैंने एक फ्लोर बनाया, 5 to 7 फ्लोर्स होते हैं। तो मंडप ये वाला पोर्शन हो गया, और मंडप में आपको यहां पर जो है इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, फ्लैट रूफ मिलती थी, फ्लैट रूफ, इस प्रकार से फ्लैट रूफ, ठीक है। नॉर्दर्न स्टाइल में जो आप आओगे नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में अलग होता है, ठीक है, विश्वेश्वरा का अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पिलर्ड हॉल होते थे, इलैबोरेट पिलर्स ये मिलेंगे, और साथ में लास्टली आप देखोगे कि यहां पर क्या होता था, पैसेज बनाया जाता था फॉर डिवोटीज टू गो राउंड, कि वो राउंड जा सकते हैं। भाई इसे मान लीजिए यहां पर पैसेज है कि राउंड चक्कर काटा जा सकता है इसका, ठीक है, इस प्रकार से राउंड चक्कर काट सकते हैं। तो ये कुछ यहां पर इस प्रकार के जो है वो इनका टेम्पल आर्किटेक्चर रहता है। अब जब चोलास का डिक्लाइन हो गया तो ऐसा नहीं है कि चोलास के बाद टेम्पल आर्किटेक्चर खत्म हो गया। इनफैक्ट आप देखोगे कि चालुक्याज ऑफ कल्याणी जो थे वो टेम्पल आर्किटेक्चर कंटिन्यू करेंगे, और होयसलास्वरा टेम्पल काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं उसके बाद, है ना। चालुक्याज ऑफ कल्याणी एंड होयसलास का कैपिटल जो हालेबीड थी, वहां पर ही बहुत सारे टेम्पल फॉर्म होते हैं। तो होयसलास्वरा टेम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है।
अब इसके अलावा आप कल्चर में और भी चीजें देखोगे तो एक आता है यहां पर आपका, प्लीज नोट करिएगा, स्कल्पचर। यहां नोट करिएगा स्कल्पचर। अब स्कल्पचर में क्या, स्कल्पचर में एग्जांपल मिलेगा गोमेतिस्वारा स्टैच्यू। ठीक है, ये आपके कल्चर का यहां पर पार्ट हो जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको स्कल्पचर में इसके अलावा और क्या मिलेगा, जस्ट अ मिनट, यस, तो गोमेतिस्वारा स्टैच्यू एट श्रवणबेलागोल, एट श्रवणबेलागोला। ठीक है, स्कल्पचर। इसके बाद देखिएगा इमेज मेकिंग। इमेज मेकिंग यहां पर क्या क्या आएगा, फर्स्ट एक ही चीज आएगी, दैट इज नटराज, या फिर आप इसको अच्छे से लिख लीजिए पूरा, डांसिंग फिगर ऑफ शिव, डांसिंग फिगर ऑफ शिव, ये आप लोगों ने काफी देखा भी होगा, सुना भी होगा, कॉल्ड नटराज। ठीक है, ये हो गया इमेज मेकिंग पे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगर यहां पर अबाउट दी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो है वो पैटर्नाइज हुई, वो संस्कृत हुई, बट एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर निकल के आता है इस पीरियड का, और वो क्या है, वो ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस का बड़ा ग्रोथ होता है। रीजनल लैंग्वेजेस, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, एक तो तमिल, जो यहां पर तमिल की रामायण भी आती है इसमें, तमिल रामायण। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलेगा तेलुगु, तो तेलुगु की महाभारत भी आएगी यहां पर, तेलुगु महाभारत। और फिर उसके बाद यहां पर आता है कन्नड़। ठीक है, और कन्नड़ के यहां पर 3 आपको जेम्स बोले जाते हैं, 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ पोइट्स, 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ा पोइट्स। क्या कौन कौन है, प्लीज नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। पाम्पा, पोन्ना और रान्ना, पाम्पा, पोन्ना और रान्ना। अगर थक जाओ तो वीडियो बंद कर देना, दोबारा खोल के देख लेना, पर ये सोचना कि सर क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद हो रहा, ये क्योंकि बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, तो आपको हिसाब से मैंने अलग अलग लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी में आपको कहीं ऐसा बाइफर्केशन नहीं मिलेगा, लाइन बाय लाइन चलता जा रहा है, तो आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है ना, तो कन्नड़ लिटरेचर जो है उसको काफी ज्यादा पैटर्नाइजेशन दिया राष्ट्रकूटा ने, चालुक्याज ने। ठीक है, कन्नड़ इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि और क्या, एज ऑफ कम्मन, हाँ, तमिल रामायण की बात करेंगे तो कम्मन्स रामायण बोला जाता है, तो ये क्लासिकल वर्क है इन दी तमिल लिटरेचर। ठीक है ना, क्लासिक इन तमिल लिटरेचर। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और है कि भाई 5th और 6th सेंचुरी में आप देखोगे तमिल किंगडम्स में न्यानर्स और अलवर्स हुआ करते थे। तमिल किंगडम में यहां पर क्या होता था, 6th से लेकर 9th सेंचुरी की बीच की बात करें अगर, तो यहां पर न्यानर्स एंड अलवर्स मिलेंगे, न्यानर्स एंड अलवर्स। अब ये आप देखोगे तो दे वेर दी डिवोटीज ऑफ शिव डिवोटीज, दे वेर शिव डिवोटीज। ठीक है, और अलवर्स की बात करेंगे तो दे वेर दी अलवर्स, दे वेर विष्णु डिवोटीज, दे वेर विष्णु डिवोटीज, दे वेर विष्णु डिवोटीज। ठीक है, तो न्यानर्स एंड अलवर्स। अब इनके जो वर्क है ना वो आपको किस में मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे कि भाई इन्होंने बहुत सारे वर्क तमिल में किए, बट जो सेवाइट सेंट्स हैं
उनके जो वर्क्स है ना, जो 11 वॉल्यूम्स में है, उनको कलेक्ट किया गया है इन तिरुमुराई। अब देखो इनके जो वर्क्स है ना, कंपोज्ड इन तमिल, ठीक है। अब इनके जो वर्क्स हैं 11 वर्क्स, उसको यहां पर क्या किया गया है, उसको 11 वर्क्स को 11 नॉट वर्क्स को 11 वॉल्यूम्स में कंपाइल किया गया है। 11 वॉल्यूम्स हैं और उसको यहां पर बोला जा रहा है, प्लीज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तिरुमुराई, तिरुमुराई। और ये इसलिए बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस इज कंसिडर्ड एज द, मतलब नॉट कंसिडर्ड, लुक्ड अपॉन एज द फिफ्थ वेद, लुक्ड अपॉन एज द फिफ्थ वेदा, ठीक है ना। ऐसा फिफ्थ वेदा ऐसा नहीं कि ये है, लुक्ड अपॉन, लुक्ड अपॉन एज, इनको लुक्ड अपॉन एज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो तेलुगु वर्जन है महाभारत का, उसको स्टार्ट किसने किया था? स्टार्टेड बाय, नोट करिएगा, ये भी एनसीईआरटी में आता है, स्टार्टेड बाय नन्नय्या। और कंप्लीट किसने किया? कंप्लीट किसने किया? कंप्लीट किया तिकन्ना, तिकन्ना। तो दिस इज द एंटायर थिंग्स जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए थी चैप्टर नंबर 3 के बारे में, ठीक है। इसके साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहां पर खत्म होता है। आज का लेक्चर अब यहां खत्म होता है। तो चलिए